जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए जो कॉमर्स फैकल्टी की हो या आर्ट फैकल्टी की हो, जो एमपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं दोस्तों। और आज का वीडियो होगा, पहला वीडियो होगा अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वीडियो है दोस्तों। इसमें 51 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने इसमें इंक्लूड किया है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है। तो दोस्तों, हमें पता है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, या व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है पहला, विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा विशिष्ट या व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु होती है? तो दोस्तों, पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जो दोनों का एक साथ उपयोग करना आवश्यक होता है, जैसे कि पेन और स्याही दोस्तों, कार तथा पेट्रोल। ऑप्शन है चाय तथा कॉफी, दूसरा ऑप्शन है कोक तथा पेप्सी, तीसरा ऑप्शन है चावल तथा गेहूं, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये तीनों जो उदाहरण है वो पूरक वस्तुएं के नहीं है दोस्तों, ये प्रतिस्थापक वस्तुओं के उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। आइए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। और आज के वीडियो का तीसरा प्रश्न होगा, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? तो दोस्तों, हमें पता है कि स्थिर लागत कभी शून्य नहीं हो सकती। स्थिर लागत वे लागत होती है जो उत्पादन के बच्चों प्रत्येक स्तर पर एक जैसी रहती है, बदलती नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती। आइए दोस्तों, चौथा प्रश्न लेते हैं। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन था बहुत ही महान अर्थशास्त्री है प्रोफेसर जेबी से। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोफेसर जेबी से का ये कथन है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न होगा, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। हमने अभी ही समझा, एक फर्म, एक वस्तु, एक इकाई या व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता, पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है समान रहती है, और चौथा ऑप्शन है शून्य हो जाती है। तो दोस्तों, वस्तु की हर अगली इकाई से के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता दोस्तों घटती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, ध्यान से दोस्तों, नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र वे होते हैं दोस्तों जो कृषि से संबंधित होते हैं। तो इसमें कृषि शामिल है, मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, खनन भी शामिल है, और होटल शामिल नहीं है दोस्तों, ये तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। आठवां प्रश्न है, गैर कर राजस्व है आयकर, दूसरा ऑप्शन निगम कर, तीसरा ऑप्शन लाभांश, चौथा उधारी। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लाभांश, गैर कर राजस्व है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अवसर लागत है त्याग की गई इकाई की संख्या, दूसरा ऑप्शन प्राप्त की गई इकाई की संख्या, और तीसरा ऑप्शन दोस्तों अगले श्रेष्ठ विकल्प का त्याग। तो दोस्तों, हमें पता है अवसर लागत क्या होती है। जब हमें अर्थव्यवस्था में संसाधन या साधन सीमित होते हैं तो एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को त्याग करना पड़ता है, उसे ही हम कहते हैं अवसर लागत। तो ऑप्शन तीसरा जो अगले श्रेष्ठ विकल्प का त्याग की लागत, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अवसर लागत है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न है, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है माल का क्रय, श्रम,
प्रत्यक्ष व्यय और चौथा पूंजी पर ब्याज। तो दोस्तों परिवर्तनशील लागत वो होती है जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर बदल जाती है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर लागत में भी परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूंजी पर ब्याज। ये फिक्स होता है दोस्तों, ये नहीं बदलता है। आइए दोस्तों अगला ऑप्शन हो जाएगा 11वां प्रश्न है आपका कि एक विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो हमें पता है कि एक विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है और ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। उपभोग क्षेत्र माना गया है गृहस्थ, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों फर्म, तीसरा विदेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उपभोग क्षेत्र गृहस्थ को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है और हमें पता है फाइनेंशियल ईयर इंडिया में है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। किन्स, किंग हो गया सर, किन्स के सिद्धांत का संबंध है, किन्स के सिद्धांत का संबंध है और दोस्तों उसके संबंध है प्रभावपूर्ण मांग से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रभावपूर्ण मांग से। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। महामंदी किस वर्ष में आई? 1901 में, दूसरा ऑप्शन 1908 में, तीसरा 1929 में, 1939 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1929 में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। सरकारी बजट प्रस्तुत किया जाता है वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो दोस्तों सरकारी बजट वर्ष में केवल 1 बार प्रस्तुत किया जाता है जो आम बजट कहलाता है और वो है 1 बार। अंतरिम बजट बीच में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 बार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 17वां प्रश्न, किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है? और दोस्तों ऐसे बांटने वाले अर्थशास्त्री है वो है F.H. नाइट। दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड उसका सही हो जाएगा, F.H. नाइट, दूसरा ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों 18वां प्रश्न लेते। उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तु के उत्पादन का सहयोग बताता है? तो दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र केवल 2 वस्तु के सहयोग को बताता है। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता, हमें पता है, हमने चार्ट देखा है कि सीमांत उपयोगिता जब 0 हो जाएगी तो कुल उपयोगिता दोस्तों स्थिर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थिर हो जाती है। जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है सर, ऊपर वाले प्रश्न से बच्चों ये नीचे वाला प्रश्न विपरीत पूछा है। जब कुल उपयोगिता यदि स्थिर होगी तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी? 0। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न दोस्तों, तटस्थता वक्र विश्लेषण में 2 वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट कीमत रेखा, ऑप्शन नंबर सेकेंड तटस्थता रेखा, ऑप्शन नंबर थर्ड तटस्थता चित्र और ऑप्शन नंबर फोर्थ दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते। 22वां, स्थिर लागत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्थिर लागत को पूरक लागत कहते हैं। कौन सी लागत कहते हैं? पूरक लागत। तो दोस्तों अब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, पूरक लागत। आइए दोस्तों परिवर्तनशील लागत का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों परिवर्तनशील लागत का दूसरा नाम होता है प्रमुख लागत। तो ऑप्शन दिया है प्रमुख लागत, कुल लागत, सीमांत लागत, पूरक लागत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, पूरक लागत। 24वां प्रश्न दोस्तों, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों हमें पता है कि पूर्ति के नियम में क्या है कि मूल्य और पूर्ति में कैसा संबंध होता है? सीधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका मतलब दोनों साथ साथ बढ़ेगी या घटेगी। तो दोस्तों यदि मूल्य बढ़ेंगे तो फिर आपकी पूर्ति भी बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मांग में दोस्तों विपरीत संबंध होता है मांग के नियम में। आइए दोस्तों 25वां प्रश्न है, प्रशासनिक कीमत है कीमत तल, दूसरा ऑप्शन है कीमत सीमा, तीसरा ये दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रशासनिक कीमत वह कीमत होती है जो प्रशासन मतलब सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और ये
कीमत तल और कीमत सीमा उच्चतम और निम्नतम कीमत होती है दोस्तों, तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों 26वां प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है एडम स्मिथ को, मार्शल को, जेके मेहता को, प्रोफेसर किंग्स को। दोस्तों हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि अर्थशास्त्र के जनक होते एडम स्मिथ, धन संबंधी परिभाषा उन्होंने दी थी, तो आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी थी दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं 27वां, मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, तीसरा ऑप्शन आय का वितरण और भावी भुगतान। तो दोस्तों मुद्रा का के प्राथमिक दो कार्य इसमें से दिया है मूल्य का मापन, ये आपका प्राथमिक कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 28वां प्रश्न है, भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमित करता है, ऑप्शन नंबर 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग। तो दोस्तों हमें पता है कि 1 रुपए का नोट जो निर्गमित करता है उसका करने का काम है वित्त मंत्रालय का, और उस पर 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और पूछे दोस्तों कि बाकी नोट पर तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं 29वां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से अपना कार्य प्रारंभ किया? तो दोस्तों उसने 1 अप्रैल 1935, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य शुरू किया। आइए दोस्तों 30वां प्रश्न है, जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे किस नाम से जानते हैं? ब्याज दर, बैंक दर, सुरक्षा अनुपात, बिल कटौती दर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैंक दर। ध्यान से दोस्तों, बैंक दर कहते हैं उस दर को। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, आय तथा रोजगार सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो दोस्तों आय तथा रोजगार का सिद्धांत देने वाले अर्थशास्त्री दोस्तों प्रोफेसर किन्स, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों 32वां प्रश्न है, राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती है? तो दोस्तों राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत तल कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, कीमत तल। राशन दुकान मतलब दोस्तों जहां पे गवर्नमेंट रेट से जो सरकारी उचित मूल्य की दुकान। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? तो हमें पता है दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा सबसे पहले बजट लोकसभा में रखा जाता है, और जिसको प्रस्तुत करने का दायित्व होता है दोस्तों वित्त मंत्री का, और उस पर भाषण भी वही देता है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि बजट पर भाषण कौन देता है? तो वित्त मंत्री, और उस पर प्रस्तुत कौन करता है? तो आपका वित्त मंत्री ही, और कहा सबसे पहले लोकसभा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा। 234वां प्रश्न है, अच्छा बजट है, घाटे का बजट, संतुलित बजट, आधिक्य का बजट और व्यापार आर्थिक बजट। तो दोस्तों हमें पता है कि आजकल सभी देशों में, लगभग सभी देशों में घाटे का बजट बनाने की प्रवृत्ति है। भारत में भी घाटे का बजट बनाया जाता है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अच्छा बजट होना चाहिए, और वो होना चाहिए दोस्तों संतुलित बजट, जहां आय और व्यय दोनों बराबर हो। 235वां प्रश्न है, भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं? पहला ऑप्शन केवल आयात, दूसरा ऑप्शन केवल निर्यात, तीसरा ऑप्शन वस्तु की का आयात एवं निर्यात दोनों, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है आयात, निर्यात, सेवा, पूंजी, स्वर्ण आदि के व्यवहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आयात, निर्यात, सेवा, पूंजी, स्वर्ण आदि के व्यवहार। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं 36वां प्रश्न होगा, भारत का भुगतान संतुलन, और हमें पता है कि असंतुलित रहता है माने प्रतिकूल रहता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 37वां प्रश्न है, कीमत स्वीकारक व्यवहार की प्रतियोगिता की विशेषता है आपकी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में? ऑप्शन ए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार और अल्पाधिकार। तो दोस्तों हमें पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार माने ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कीमत स्वीकारक व्यवहार। है दोस्तों फर्म श्रम उदाहरण है, तो दोस्तों श्रम जो उदाहरण है तो ये है दोस्तों हमारे परिवर्तन, श्रम जो उदाहरण है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा परिवर्तनशील साधन का। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं हम, श्रम उदाहरण परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित
की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। हमें पता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय 3 समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरी समस्या किसके लिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संख्या से संबंधित। दोस्तों आइए अगला प्रश्न लेते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मूल्य निर्धारण का, दूसरा ऑप्शन है मांग के नियम का, तीसरा है उपभोक्ता की बचत का, और चौथा सभी का। तो दोस्तों ये सभी का इसका आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आइए दोस्तों 41वां प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था है, और हमें पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर हो जाएगा थर्ड, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 42वां प्रश्न, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है। पहला ऑप्शन है कीमत अनुपात, दूसरा घटता हुआ, तीसरा बढ़ता हुआ, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सीमांत उपयोगिता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घटता हुआ, ऑप्शन नंबर 2। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात बढ़ता है। तो हमें पता है कि आयात कब बढ़ेगा, किसको बढ़ाएगा, तो दोस्तों आयात मांग को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन है पहला पूर्ति को, दूसरा मांग को, तीसरा पूर्ति और मांग दोनों को, और चौथा दोनों को नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मांग को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रेपो रेट वह रेट है जिस पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऑप्शन नंबर 1 सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं, दूसरा ऋण प्राप्त करते हैं, तीसरा ऑप्शन है 1 तथा 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो रेपो रेट वह रेट है जिस पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से दोस्तों ऋण प्राप्त करते हैं। तो 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि रेपो रेट क्या होती है, तो उसमें लिखना पड़ेगा जिस रेट पर के व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करती है तो उसको कहते हैं रेपो रेट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 45वां प्रश्न, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री। हमें पता है कि सबसे पहले मैक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री जो थे ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध दोस्तों प्रोफेसर थे रेगनर फ्रीश। तो आंसर हो जाएगा नंबर 4 रेगनर फ्रीश। आइए दोस्तों 47वां प्रश्न है, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कीमत आय पर, कीमत आय पर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं 48वां, प्रतिफल के नियम है 1, 2, 4 और 3। तो दोस्तों प्रतिफल के नियम हमें पता है 3 होते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, प्रतिफल के नियम 3 होते हैं। आइए दोस्तों 49वां प्रश्न है, एक फर्म का उत्पादन फलन होता है। पहला ऑप्शन उत्पादन, दूसरा आगत एवं निर्गतों में संबंध, तीसरा है लागत और चौथा साधन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, आगतों एवं निर्गतों में संबंध। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते 50वां प्रश्न, बाजार मूल्य वह मूल्य है जो प्रचलित होता है अल्पकाल में, दीर्घकाल में, अति दीर्घकाल में और इन सभी में। और हमें पता है दोस्तों बाजार मूल्य क्या होता है, वो मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा अल्पकाल में निर्धारित मूल्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अल्पकाल। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा 51वां प्रश्न दोस्तों। इसके बाद भी वीडियो आएंगे, एक शब्द में उत्तर, रिक्त स्थान, सही गलत और सही जोड़ी का, और अति महत्वपूर्ण 2 मार्क के प्रश्न आएंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहते वीडियो आए तो फिर दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और यदि आप जितने लाइक और जितने सब्सक्राइब बढ़ाओगे उतने ही जल्दी और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न लेते हैं, साम्य कीमत पर ऑप्शन नंबर 1 है वस्तु की मांग अधिक होती है, वस्तु की मांग कम होती है, वस्तु की पूर्ति अधिक होती है और वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो दोस्तों साम्य कीमत वो है जिस पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 इसका
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।